नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपकी तबीयत, आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन, आपकी मस्ती? विद्यार्थी मित्रों, आज हम अर्थशास्त्र विषय पाठ 7 जनसंख्या में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके कितने उपाय हैं। नंबर 1, लोक शिक्षा एवं जागृति। नंबर 2, परिवार नियोजन कार्यक्रम की असरकारकता। नंबर 3, महिलाओं की विवाह उम्र और स्तर में सुधार। नंबर 4, प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन। नंबर 5, चिकित्सा सुविधाओं का व्याप और असरकारकता में बढ़ोतरी। तो विद्यार्थी मित्रों, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय से संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड की एग्जाम में, तो आपको ये 5 पॉइंट विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं लोक शिक्षा एवं जागृति की। तो आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जन्म दर को नीचा लाने के लिए छोटे परिवार का महत्व लोगों तक पहुँचे, इसलिए लोगों में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। जन्म दर कैसे कम हो, कैसे नीचा लाया जा सके, इसके लिए लोगों को कैसे समझाना है, लोगों की जागरूकता कैसे बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना है? प्रचार करना है। क्यों? गर्मी आ रही है, पाउडर का प्रचार हम टीवी में देखते हैं। ठंडा ठंडा कूल नवरत्न, पॉन्ड्स, नाइसिल, ऐसे बहुत सारे पाउडर का एडवर्टाइज हम टीवी में देखते हैं और उसमें से किसी एक पाउडर की हम खरीदी करते हैं। तो सेम विद्यार्थी मित्रों, उसी तरीके से अगर लोक शिक्षा और जागृति के प्रति, जन्म दर को नीचा लाने के प्रति अगर प्रचार के द्वारा हम और हमारा समाज, हमारा देश लोगों तक ऐसी तैयारी करे, ऐसा प्रयास करे, उन्हें समझाए, तो सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। विशेष तौर पर स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में समाज अधिक जागरूक हो, यह आवश्यक है। अब जो जन्म दर है वो खाली पुरुषों के चाहने से कम होने वाला नहीं है, उसमें महिलाओं के भी भाग होना चाहिए। इसलिए हमारे अर्थशास्त्र में कहा गया है कि महिलाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना जरूरी है और इसके लिए संदेशा व्यवहार के विविध माध्यमों द्वारा जनसंख्या शिक्षा से संबंधित विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करना चाहिए। संदेशा व्यवहार आप देखते हैं, नाटक, सीरियल, एडवर्टाइज, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पत्रिका इत्यादि के द्वारा अनेकों प्रकार की जानकारी हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो उसी प्रकार से स्कूल कॉलेज के अंदर जो निष्णात लोग हैं, उनके व्याख्यान के अंदर, उनके पाठ के अंदर, उनके अध्याय के अंदर जन्म दर को नीचा लाने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए ये सारी चीज नाटक के द्वारा, अभिनय के द्वारा, गीत संगीत के द्वारा जागृति लाने का प्रयास होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति में, वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति में महिला पर विशेष भार दिया गया, महिला शिक्षा पर विशेष भार दिया गया। और तब से आप विद्यार्थी मित्रों ये भी देख रहे हैं कि आज देश के अंदर जो महिला जाति है वह हर एक फैकल्टी, हर एक फील्ड में है। ऐसी कोई पद नहीं है, ऐसा कोई फैकल्टी नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां पर महिलाओं ने कब्जा ना किया। ठीक है, वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति से महिलाओं में शिक्षा का व्याप बढ़ा है, महिलाएं जागरूक हुई हैं, महिलाएं आगे बढ़ी हैं।
महिलाएं शिक्षित हुई हैं और जिसका लाभ महिलाओं को पूरा। अब हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि दूसरा जो पॉइंट है, जो मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, परिवार नियोजन कार्यक्रम की असरकारकता। अब परिवार नियोजन कार्यक्रम की असरकारकता क्या है, कैसे है? परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम को अधिक असरकारक बनाने के लिए लोक शिक्षा के साथ साथ परिवार नियोजन के साधन सरल, परिवार नियोजन के साधन कैसे होने चाहिए? सरल, सस्ते और सुलभ हो, ऐसी अति आवश्यकता है। मतलब परिवार नियोजन से संबंधित जो भी साधन है वह लोगों तक सरलता पूर्वक, सस्ते दामों में और मतलब अच्छी तरह से व्यवस्थित, सुलभ हो, मतलब उन्हें प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। क्यों? आज भी देश के अंदर बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी महिला ऐसी हैं कि जिनको परिवार नियोजन संबंधित कोई भी जानकारी पता नहीं है, और यही कारण है कि हमारे भारत देश में आए दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। आगे हम देखते हैं, वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन करके संबंधित कार्यक्रम को विशेष महत्व देने के बजाय अनैच्छिक गर्भधारण को रोकने के लिए अन्य सुरक्षित पद्धति पर भार दिया गया। अनैच्छिक गर्भधारण मतलब बिना इच्छा के, जो कपल है, जो हस्बैंड वाइफ है, उनकी इच्छा नहीं थी कि गर्भधारण हो अथवा बालक का जन्म हो, लेकिन फिर भी गर्भ रह गया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि उसे मिसकैरेज करना है, उसे खराब करना है। तो जिस कारण से हमारे देश के अंदर ये परिवर्तन आया, परिवार नियोजन कार्यक्रम में क्या हुआ, परिवर्तन आया कि गर्भधारण को मिसकैरेज करना। लेकिन अगर उनके पास परिवार नियोजन संबंधित जो भी साधन है अगर होता तो क्या ऐसे करने की नौबत आती? बिल्कुल नहीं। वह उन इंजेक्शन, दवाई या अन्य साधनों का, मेडिसिन का उपयोग करते, और जो आज उस माँ का, उस बहन की तबीयत खराब है या हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में उसकी मौत भी हो जाए, तो अगर घटना घटी तो वह घटना नहीं घटने वाली थी, ठीक है। लेकिन कब नहीं घटने वाली थी? जब हम परिवार नियोजन संबंधित जानकारी हमारे पास होती तब। लेकिन ऐसा हमारे पास कोई भी सुविधा है नहीं, जिस कारण से क्या हो रहा है कि हमारी तबीयत खराब हो रही है और देश के अंदर अनैच्छिक गर्भधारण हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे, जो है महिलाओं की विवाह उम्र और स्तर में सुधार। अब देश के अंदर, भारत देश के अंदर महिला गर्भधारण करने की जो क्षमता है वह आपने किताब में पढ़ा 15 से 49 वर्ष की समयावधि में है। क्यों? क्योंकि भारत गर्भ प्रदेश है और इसलिए यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वह गर्भधारण करने की जो क्षमता है उनके अंदर 15 वर्ष के अंदर आ जाता है। तो अब आप यहाँ विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर विवाह कम उम्र पर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 15 वर्ष पर हो जाए, तो उस महिला का गर्भधारण करने की जो क्षमता है 49 वर्ष तक, एक कम 50 वर्ष तक है, तो कितना लंबा रेशियो होगा, कितना ज़्यादा बालक को जन्म देगी और देश के अंदर जनसंख्या की मात्रा कितना अधिक देखने को मिलेगा। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, विवाह के लिए न्यूनतम उम्र में कानूनी प्रावधान के द्वारा बढ़ोतरी करके जन्म दर में कमी की जा सकती है। समाज में स्त्रियों के स्तर को ऊपर लाया जाए तो जन्म दर में कमी लाई जा सकती है। अब समाज में स्त्रियों के स्तर को ऊपर लाया जाए तो जन्म दर में कमी लाई जा सकती है। आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर नौकरी करने वाली महिला है तो वह बाहर उठती है, बैठती है, समाज उसका व्यक्तिगत समाज होता है,
उसके मित्र होते हैं, तो इस टाइम पर वह एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि उसे नौकरी करनी है, समाज में रहना है, वो बाहर उठ बैठ रही है, पढ़ी लिखी है, वह समझदार है, उसको पता चल रहा है कि पैसा कैसे आता है और खर्च कैसे होता है, इसलिए वह कम बालक को जन्म देगी और अच्छा पालन पोषण करके उनका भविष्य अच्छा बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो महिलाएं घर के अंदर सतत घर के अंदर रहती हैं, जिनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, जो महिलाएं अशिक्षित हैं, वह महिलाएं ज़्यादा बालक को जन्म देती हैं। वो भी अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे पढ़ी लिखी महिलाएं कम बालक को जन्म देती हैं और जो पढ़ी लिखी नहीं है वह अधिक बालक को जन्म देती हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में शिक्षा और रोजगार के समान अवसर दिया जाए तो ऐसी स्त्रियां अपने परिवार का कद क्या करती हैं? सीमित बनाती हैं। क्या करती हैं? कि जनसंख्या नीति देखी, महिलाओं के लिए विवाह की उम्र उसमें नक्की किया गया है। महिलाओं के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष के बजाय अगर संभव हो सके तो 20 वर्ष हो, ऐसा अगर प्रयास किया जाए, ऐसा अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो आने वाले समय में क्या होगा? महिलाएं कम बालक को जन्म देंगी और कम गर्भ धारण करेंगी, जिससे क्या होगा? देश के अंदर कम बालक का जन्म देखने को मिलेगा। तो हमें अगर बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है कि स्त्रियों की शादी जो विवाह की उम्र है वह कितने से कितने है, तो 18 वर्ष लिखना है और हम उस पे प्रावधान पे लगे हुए हैं कि 18 से 20 वर्ष कर। मित्रों, अब हम चौथे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन में आप देख पा रहे हैं कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन परिवार नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब परिवार नियोजन की जो भूमिका है उसमें कैसे भूमिका अदा करता है, हम उसकी चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर नसबंदी करवाने वाले परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाता है। लागू हुई थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस समय इमरजेंसी लागू था, ठीक है। और इमरजेंसी के दरमियान क्या था कि देश में लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी करवाई जा रही थी। अब जब लोगों की पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई जा रही थी तो उससे क्या है कि अब वह व्यक्ति बालक को, वह महिला बालक को, पुरुष बालक को जन्म दे सकता नहीं है। तो ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगा? देश के अंदर जनसंख्या कम हो जाएगी। और जब जिस देश के अंदर जनसंख्या कम, आर्थिक विकास अधिक, तो उस देश की उन्नति दिखाई देती है। तो ये ध्येय रखते हुए सरकार ने ये इमरजेंसी लागू किया था। अब बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए चीन ने अप्रोत्साहन का विश्व के सामने क्या किया? उदाहरण दिया। किसने दिया? चीन ने। अब चीन में तो वैसे ही भारत में, मतलब भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर भारत आता है, चीन पहले नंबर पर आता है। तो उसे क्या किया? उसने क्या किया? अप्रोत्साहन विश्व के सामने एक उदाहरण दिया। अब उसने उदाहरण क्या दिया? हम ये देखेंगे कि जिसके अंतर्गत 2 बालक से अधिक बालक रखने वाले परिवार को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सरकारी लाभों को वापस ले लिया जाएगा। मतलब उसने अप्रोत्साहन क्या दिया कि जिसके घर में, जिसके अंतर्गत 2 बालक से अधिक बालक होंगे, उसके परिवार को जो भी सरकारी लाभ मिलने वाला है वह वापस कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। जबकि थोड़े समय के लिए इसमें कुछ छूट भी दी गई, चलेगा। और इसी प्रकार भारत के संदर्भ में अगर हम विचार करें, भारत की बात करें, तो भारत की स्थानीय स्वराज्य की चुनाव में 2 से अधिक संतान रखने वाले परिवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत के अंदर 2 से अधिक संतान रखने वाले जो भी परिवार हैं उनको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। ये सिर्फ हम किताबों में पढ़ते हैं, बाकी हमारे कानून में ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ कानून की किताबों में पढ़ते हैं, बाकी ऐसा कुछ लागू होता नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में, जिनके खुद के 2 से अधिक संतान हैं, फिर भी वह चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं,
ठीक है। लेकिन आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि जिनकी शादी ही नहीं हुई है, जिनके कोई संतान ही नहीं है, वही देश के नेता बने घूम रहे हैं। तो उनको आज देश की महंगाई, लोगों की परिस्थिति, लोगों के सामने जो खड़ी समस्याएं हैं वो कैसे पता चले। अगर एक बालक का पिता उस बालक को रोज सुबह 10 रुपये दे, उसकी कॉपी किताब की व्यवस्था करे, उसकी फीस भरे, उसके लालन पालन का ध्यान रखे, तो उस पिता को पता चलता है कि एक बालक का पालन पोषण करने में कितना खर्च होता है। और आज हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे नेतागण हैं कि जिनकी कोई संतान नहीं है और महंगाई जो है वह आसमान को छू रही है। उनको कैसे पता चले कि एक मजदूर व्यक्ति, एक मध्यम परिवार का व्यक्ति अपने परिवार को कितनी कठिनाइयों के साथ चला रहा है। वह जीवित तो है लेकिन जी नहीं रहा है, जीवित है लेकिन जी नहीं रहा है। देखो, जीवित रहना मतलब मजदूरी करके सिर्फ पेट पालना, अपनी अति आवश्यकता को पूरा करना, आवश्यकता नहीं पूरा करना। अति आवश्यकता और आवश्यकता में अंतर है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हो क्योंकि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो। अति आवश्यकता मतलब अब उंगली में चोट लगी है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पट्टी बांधेंगे। आवश्यकता क्या है कि अगर हम पतंग चका रहे हैं तो पहले से ही हम उसमें पट्टी बांध लें। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह अनियमित है, अनगिनत हैं, उसे पूरा कर पाना असंभव है और इस महंगाई के साथ तो बिल्कुल पूरा नहीं होने वाला। इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, 5वें पॉइंट की अब हम चर्चा करेंगे, चिकित्सा सुविधाओं का व्याप और असरकारकता में बढ़ोतरी। भारत में मृत्यु दर नीचा होने के बावजूद विकसित देशों की तुलना में यह दर क्या है, ऊंचा देखने को मिल रहा है। विज्ञान की मदद से, किसकी मदद से विद्यार्थी मित्रों, विज्ञान की मदद से प्रजनन दर जो है, प्रजनन तथा बाल आरोग्य से संबंधित, प्रजनन तथा बाल आरोग्य से संबंधित सेवाओं तथा सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, रसीकरण की प्रक्रिया को सार्वत्रिक तथा असरकारक बनाना, एड्स जैसे बीमारी से संबंधित जानकारी का प्रसार करना, अन्य संक्रामक तथा जातीय रोगों के प्रमाण में कमी करना। ठीक, इस तरह से देश के लोगों को सरकार के द्वारा अगर जागृति उन तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाए कि जो भी जातीय रोग हैं, जो भी संक्रामक रोग हैं, जो भी एड्स जैसे रोग हैं, अगर उनमें कमी करके इस प्रकार के कदम मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर के स्तर को नीचा ला सकता है। विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयत्न जनसंख्या नीति द्वारा भारत में किया गया और करना ही पड़ेगा, क्योंकि देश में आए दिन विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है जनसंख्या को लेकर, चीन पहले नंबर पर है, तो ये नीति तो बनानी ही पड़ेगी। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, नई जनसंख्या नीति 2000 के लिए समिति की रचना की गई, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में की गई। किसके नेतृत्व में की गई? डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में। ये मोस्ट IMP लाइन है, आपको पूछा जाता है कि नई जनसंख्या नीति 2000 के लिए समिति की रचना किसने की? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में किया गया। इसे आपको याद रखना है। फिर भी जनसंख्या नीति के तमाम कदमों के कारण समाज कल्याण की ऊंची सपाटी प्राप्त की जा सकती है और जनसंख्या वृद्धि से लड़ने के लिए स्वयं जागृति आएगी। ऐसा लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा तो आएगी, सिर्फ कहने से पढ़ने से आने वाली नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने आज अर्थशास्त्र विषय पाठ 7 जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में हमने 5 पॉइंट की चर्चा की और फिर अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम फिर नए पाठ के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।